प्यूरिफिकेशन, लास्ट जो फोर्थ पॉइंट था वो चालू किया था कि अब हम लोग अपना प्योर फॉर्म में मेटल को निकाल रहे हैं। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज रह गई थी उसके बारे में कल आपको बताया था कि अनरिड्यूस्ड है ना, अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड प्रेजेंट है, कुछ नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, कुछ स्लैग उसके अंदर प्रेजेंट रह गया है, या कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है। ऐसी चार इम्प्योरिटीज की पॉसिबिलिटी है कि अभी तक हमारे उस क्रूड मेटल के अंदर प्रेजेंट रह जाए। फ्लक्स और स्लैग क्या होता है कल वो भी बता दिया था, वो कंप्लीट अपन ने पार्ट देख लिया था। अब अपन देख रहे हैं कि प्यूरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड आप लोग लिखेंगे डिस्टिलेशन। फर्स्ट मेथड इज रोमन नंबर में फोर्थ वाले का फर्स्ट मेथड, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल वाले का फर्स्ट पार्ट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं? when the substances are low boiling point. It is used for liquid, it is used for low boiling metals. इसके अंदर हम लोग हीट करेंगे। डिस्टिल करने का मतलब भी यही होता है कि हम लोग हीट कर रहे हैं। जब हम ज्यादा हीट करेंगे तो इम्प्यूरिटीज जो है वो इवापोरेट आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और जो हमारे पास बचा दैट विल बी प्योर मेटल। तो इम्प्यूरिटीज आर इवेपोरेटेड एंड मेटल इज लेफ्ट बिहाइंड। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस हमारा रहेगा लिक्वेशन। सेकेंड प्रोसेस हम लोग ले रहे हैं लिक्वेशन। लिक्वेशन भी यूज होगा फॉर द मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। लिक्वेशन इज यूज्ड फॉर मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हम लोगों ने क्रूड मेटल को अपना रखा हुआ है, डेफिनेटली हम इसे हीट कर रहे हैं। हमारे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, लो है, इसलिए मेटल जो है वो पहले नीचे की तरफ आ जाएगा। वो मेल्ट हो चुका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और लिक्विड फॉर्म जो है वो स्लोप पे से नीचे आएगा। हम दूसरे बीकर में यहाँ पर उसे कलेक्ट कर लेंगे। impurities are left behind. तो कब यूज होगा लिक्वेशन? when our metal has low melting point. मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब हुआ कि इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और स्लोप से वो यहाँ पर आ जाएगा। और अभी रिसेंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा टाइम पहले तक, थोड़ा मतलब 8-10 साल, ज्यादा नहीं कि कोई 50-100 साल पुरानी बात करूँ, ऐसा किसी जमाने की बात नहीं कर रहे। नॉर्मली हमारा जो गोल्ड होता है उसको भी लोग इसी तरीके से प्यूरिफाई करते हैं। मतलब जैसे सपोज करें कि मैं एक ज्वेलर हूँ, तो मेरे पास में नया बनाने के देने का काम तो है, लेकिन मेरा काम है पुराना गोल्ड भी परचेज करना। तो दूसरे लोगों से हम परचेज करते हैं कि भाई आपकी बैंगल टूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, या पुराना देके कोई नया लेने आया है, तो वो सारी चीजें हमने ले ली। अब हम इस पुरानी बैंगल का करें क्या? ऐसा तो नहीं है उसको बोले नया बना के बेच दो, है ना। तो क्या करना पड़ता है, उसे पहले प्योर गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर प्योर गोल्ड में कन्वर्ट करके उसके बाद हम उसे नया शेप, नई डिजाइन और सब कुछ नया करते हैं। तो गोल्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वो जो भी सामान है वो क्रूड है ना, जो भी गोल्ड का मटेरियल होता है उसके अंदर हम मिक्स करते हैं।
थोड़ा सा सिल्वर, कॉपर, कुछ चीजों को मिक्स किया जाता है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो है वो कैसा होता है, प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट। अगर हम बिल्कुल प्योर गोल्ड की बात करें तो प्योर गोल्ड हम पहनते नहीं है, अगर हम पहनने गए तो पता चला हम इसको निकाल रहे हैं, इतना जो हम प्रेशर लगा रहे हैं उसमें इसका शेप बदल जाएगा। अपने को पता चलता है कि दिस गोल्ड इज 18 कैरेट प्योर, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट। तो 24 कैरेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, इट इज 99.99% प्योर। तब भी 100% नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, 99.99% प्योर। इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, वो हो गया 22 कैरेट। इम्प्योरिटीज नॉर्मली रेशियो ये होता है कि 92% प्योर गोल्ड, कितना, 100% नहीं, 99.9 भी नहीं, कितना, 92% गोल्ड इज कंपेरेबल टू 22 कैरेट। और प्योरिटी कम कर दो, 20 कैरेट हो जाएगा, और प्योरिटी कम कर दो, कितना रह जाएगा, 18 कैरेट। मिनिमम वही होता है, उसके नीचे नहीं जाते, वरना फिर गोल्ड का अमाउंट ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों करा जाता है, टू मेक इट हार्डर। प्योर गोल्ड हम नहीं पहनते। अब वापिस अपने टॉपिक पे चलते हैं कि अपन ने वो सारा का सारा पार्ट लिया, यहाँ पर रखा और रखकर अब इसे हीट किया, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन इट, जो हमने मिक्स किया है उसके कंपैरिजन में। तो गोल्ड जो है वो फटाफट मेल्ट होके यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, इसे हम लोग निकाल लेंगे, इम्प्यूरिटीज ऊपर रह गई, इसको वापस ठंडा कर दो, प्योर गोल्ड आपका मिल चुका। अब नए नए फॉर्मेट्स आते रहते हैं, लेकिन पहले में बिल्कुल यही फॉर्मेट और इसी तरीके से यूज किया जाता था, दैट इज लिक्वेशन। अब थर्ड, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। लर्न आपको यही करना है बेटा कि डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग वालों के लिए, लिक्वेशन लो मेल्टिंग वालों के लिए। थर्ड, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है ये हमारा नॉर्मल मेथड हो गया। नॉर्मल मेथड मतलब जिसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अपन ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि हमारे पास में एक बीकर है, दो बीकर वाले को क्या बोलते हैं, दो बीकर वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक बीकर वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारे दो पार्ट हो गए, एक को हमने नाम दे दिया क्या, एनोड, दूसरे को नाम दे दिया, एनोड पे हमेशा हमारा इम्प्योर वाला पार्ट प्रेजेंट होगा और कैथोड पे हमारा प्योर पार्ट प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे विद इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। बाकी यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह प्रेजेंट है, समझ में आता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो प्रोसेस यूज होता है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें मेन बात जो लर्न करनी है वो ये है कि एनोड इज मेड अप ऑफ impure metal and pure metal is deposited at cathode। ठीक, लिखना है तो लिखिए। फोर्थ नंबर पे हम लोग लेंगे जोन रिफाइनिंग। क्या ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें लिखिए इट इज यूज्ड फॉर मेटल्स which are required in very high purity, which are required in very high purity। जो एक्सट्रीम प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मेटल चाहिए उसके लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो अपने सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं,
हम खुद डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ सम इम्प्यूरिटीज। तो पहले से उसके पास कोई इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम उसका जोन रिफाइनिंग करेंगे। जो भी हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंडियम है, इनको हम प्योर फॉर्म में लेंगे, क्योंकि इनसे हमें सेमीकंडक्टर वगैरह बनाना रहता है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम खुद डोपिंग करते हैं, इसलिए पहले से उसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होनी नहीं चाहिए। तो जोन रिफाइनिंग इज डन फॉर मेटल्स which are required in very pure form. For example, silicon, germanium, boron, gallium and indium. आगे लिखिए, it is based on the principle that the impurities are, it is based on the principle that the impurities are more soluble in the melt, 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 than in the solid state of the metal. वापस बोल रही हूँ, impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal. ये आप लोग थोड़ा बहुत एक जैसा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर तो आप बाद में कर लेना। थोड़ा बहुत रफ करते जाइए कि हाँ भाई ध्यान रहे हमें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, ये एक जोन रिफाइनिंग का पूरा पार्ट अपन ने यहाँ पर ड्रॉ किया। देखिए बोर्ड पे क्या करा अपन ने यहाँ पे एनवायरनमेंट जैसा क्रिएट किया, विच इज द एनवायरनमेंट ऑफ इनर्ट गैस, नियॉन, आर्गन। नॉर्मली आर्गन इज यूज्ड, तो इनर्ट गैस का पूरा एनवायरनमेंट हमने लिया। यहाँ पर अपन ने ये जो बनाया है, एक्चुअली इट इज अ रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल। जो हमारा क्रूड मेटल है उसकी हमने पूरी एक स्लैब जैसा बना लिया, एक रॉड जैसा हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया। ये पूरा एक रॉड है, यहाँ पर 3 पार्ट दिख रहा है, वो समझा रहे हो। ये पूरा एक रॉड हमने लिया और ये पूरा का पूरा रॉड हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये पूरा जो रॉड है ये हो गया आपका इम्प्योर रॉड। अब इस इम्प्योर रॉड के नीचे यहाँ पर हम लोगों ने लगाया इंडक्शन कॉइल, यानी हमारे पास में एक तरह का हीटर है। इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन कुकर वगैरह आजकल घर पे सब इंडक्शन रहता है, सब फ्लैट खाना बन जाता है उसके ऊपर ब्लैक कलर का इंडक्शन। तो इंडक्शन कॉइल हमने यहाँ पर ली हुई है जो एक हीटर का काम यहाँ पर करेगी। अब जब हमने ये यहाँ पर मैं रफ में बता रही हूँ पहले कि ये मेरा हीटर है, ये हीटर इस वाले पार्ट को हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है। जैसे ये मेटल को गर्म करेगा, मेटल क्या होना चालू हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। अब ये मेल्ट हुआ, हमने हीटर को आगे बढ़ा दिया। अब आगे वाला पार्ट और हीट हो रहा है, फिर हमने इसको और आगे बढ़ा दिया, ये मूविंग है। अब हमने बोला कि impurities are more soluble in melt than in the solid, मतलब जो भी impurities होगी वो लिक्विड फॉर्म में जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी। ये जैसे जैसे हम पीछे छोड़ते
हमारा मेटल पीछे से छूटता जा रहा है और वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। और ये जो हमारा इंडक्शन है ये आगे 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 जाता जाएगा, इम्प्यूरिटीज भी इसके साथ आगे 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 जाती जाएगी। तो जो भी प्योर फॉर्म है वो पीछे रह गया। ये एरिया मैंने आपको बताया जो अभी फिलहाल हीट हो रहा है वो वाला पार्ट, और इम्प्यूरिटीज उसके साथ में आगे आगे जाती जाएगी। तो ऐसे इम्प्यूरिटीज एक साइड इकट्ठी हो जाएगी, प्योर मेटल हमारा एक साइड इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट 5th नंबर पे वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग it is based on the principle that certain metals are converted into their volatile compounds while the impurities are non-affected. इसमें हम दो अलग अलग पार्ट लेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा मॉन्ड प्रोसेस, MOND, मॉन्ड प्रोसेस। ये अपने आप में एक एमसीक्यू है कि मॉन्ड प्रोसेस किस मेटल के लिए यूज होता है। अच्छा क्वेश्चन की हिंदी में रहेगा ये। तो मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। अब हमारे पास निकल है, उसमें हमने डाला CO। अब याद रखना कि ये वाला जो निकल में लिख रही हूँ ये कौन सा है, क्रूड है, इम्प्योर पार्ट प्रेजेंट है। अब इसको जब अपन 330 से 350 केल्विन तक हीट करेंगे तो ये हो जाएगा NiCO4, एक कंपाउंड उसने बना दिया। वापिस हम उसे और हीट करेंगे 450 से 475 केल्विन तक। अब हमारे पास निकल अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा। ये निकल जो है इट इज इन इट्स प्योर फॉर्म। प्रिंसिपल क्या लिखा आप लोगों ने, प्रिंसिपल लिखा इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन मेटल्स आर कन्वर्टेड टू देयर वोलेटाइल कंपाउंड्स व्हाइल द इम्प्यूरिटीज आर नॉट इफेक्टेड। कौन सा कंपाउंड बनाया हमने, वोलेटाइल कौन सा है, ये जो कंपाउंड बना है NiCO4, दिस इज वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, हाँ वेपराइज हो गया, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपको वेपर्स को इकट्ठा करना है, ऐसा नहीं कि बोले वहां उड़ रहा है तो उड़ जाओ, तो बोले अरे तो निकल चला गया। वेपर्स को रोकिए और रोककर उसको और ज्यादा हीट करिए, तब वो आपको देगा वापस Na और CO। तो पहला प्रोसेस हमारा हुआ बॉन्ड प्रोसेस। दूसरा है वॉन आर्कल मेथड। WAN, वॉन आर्कल मेथड। इसमें हमने टाइटेनियम लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट भी चल रहे हैं। होता क्या, निकल तो आपको पता है, टाइटेनियम बोले रहे तो ये नया नया है मालूम नहीं। 523 केल्विन पर हीट करेंगे, इट इज TiI4 और
ज्यादा हीट करेंगे कितना ज्यादा 1700 केल्विन पर, अब टाइटेनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा, वो क्रूड और ये वाला प्योर। ऐसे ही इसमें हम दूसरा लेते हैं ZR। ZR is called as zirconium। ऐसा ना हो कि जिंक लिख दो, बोले मैम ने गलत लिख दिया था, Zn था हमने ZR कर दिया। इट इज जिरकॉनियम, ZIR। 870 केल्विन पर हम हीट कर रहे हैं, इट इज ZrI4। उसके बाद 2075 केल्विन पर हीट कर रहे हैं, तो ZR हमारा जो है जिरकॉनियम जो है वो अलग निकल जाएगा और आयोडीन हमें अलग मिल जाएगा। ये हमारे सारे मेथड हुए। जनरल प्रोसेस हमने सारी खत्म कर दी। टोटल हमारे पास 4 रोमन नंबर थे। पहले वाला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड वाला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड वाला बोलो क्या निकाला, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, और लास्ट वाला प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। ऐसे 4 पार्ट्स में हमने टोटल अपने प्यूरिफिकेशन को या मेटलर्जी को डिवाइड किया और कंप्लीट भी कर लिया। अब हम पर्टिकुलर एक एक मेटल के लिए ले रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो हेडिंग लिखिए एल्यूमिनियम, चलिए एल्यूमिनियम is the most abundant, क्या लिखवाएगा, it is the most abundant metal इसकी मेन ओर, its main ore is bauxite। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 डॉट 2H2O। अदर ओर्स आर, ये तो मेन हो गई, दूसरी और है क्रायोलाइट, फेल्सपार, फेल्सपार की स्पेलिंग FELD, क्रायोलाइट, फेल्सपार एंड माइका। नेक्स्ट हेडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, डैश करके लिखिए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय या डन बाय बेयर्स प्रोसेस, BAEYERS